हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 10 इंपॉर्टेंट डिफरेंस यानी कि 10 महत्वपूर्ण अंतर देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेट रूप से जो आपका बायोलॉजी का एग्जाम है उसके पहले अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेट रूप से यहाँ से 2 से 3 ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 जो है डिफरेंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो सारे के सारे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमको डिफरेंस तैयार करना है वो है स्वपरागण व परपरागण के मध्य, ठीक है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के मध्य डिफरेंस है हमारा पहला। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्वपरागण की, तो स्वपरागण में पहला डिफरेंस तो आपको यही लिखना है कि स्वपरागण की प्रक्रिया जो होती है एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है, ठीक है, जबकि परपरागण की जो प्रक्रिया होती है ये 2 अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य होती है। तो आप देख भी सकते हैं कि पहला यहाँ पे जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस क्या है कि यह एक ही जाति के पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होती है, ठीक है। मतलब एक ही जाति का कोई एक ही पौधा है और उसी एक ही पौधे में मान लीजिए हो सकता है कि उसी एक ही फ्लावर पे दोनों नर व मादा युग्मक उपस्थित हो, तो एक ही फ्लावर के अंदर स्वपरागण की प्रक्रिया हो जाएगी। या कि उसी पौधे पर मान लीजिए किसी एक पर मेल पार्ट उपस्थित है और किसी एक पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उपस्थित है, तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पे परागण होगा वो एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं परपरागण की, तो यह परागण जो है एक ही जाति के 2 पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होती है। तो सिंपल सा याद रखना है पहला नंबर आपको कि यह प्रक्रिया जो है एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है और परपरागण की जो प्रक्रिया होती है यह 2 अलग अलग पुष्पों के मध्य होती है, ठीक है, 2 अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य होती है। दूसरा डिफरेंस है कि इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट शर्त है। बिना द्विलिंगी के स्वपरागण नहीं हो सकता। अगर कोई पौधा मान लीजिए द्विलिंगी है, ठीक है, एक ही पौधे के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित है, तभी जो है उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होगी। जबकि परपरागण की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। पौधे अगर एक लिंगी है तब भी उसमें क्या है, परपरागण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसके लिए द्विलिंगी होना आवश्यक है। स्वपरागण के लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है, जबकि परपरागण के लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्वपरागण के लिए पौधों को आकर्षक, बड़ा, सुंदर एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य परागण हो जाना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ना तो पुष्प को सुगंधित होने की आवश्यकता है, ना ही ज्यादा मकरंद युक्त बनाने की आवश्यकता है अपने आप को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे किसी प्रकार से यहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है फ्लावर को। तो यहां पे किसी प्रकार से ना तो पुष्पों को आकर्षक होने की आवश्यकता पड़ती है, ना ही सुंदर और ना ही मकरंद युक्त होने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये सभी के सभी चीजें जो है आवश्यक नहीं होती है। जबकि अगर परपरागण की प्रक्रिया होगी तो जब तक पुष्प आकर्षक नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, मकरंद युक्त नहीं होगा, तब तक उसकी ओर कीट वगैरह आकर्षित नहीं होंगे और परपरागण की प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए परपरागण की प्रक्रिया में आपको याद रखना है कि पुष्पों का सुगंधित होना, मकरंद युक्त होना, सुंदर होना आवश्यक होता है। चौथा और आखिरी डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है कि इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है। जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है तो इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही पौधे के पुष्पों में परागण की प्रक्रिया हो जानी है। जबकि परपरागण में क्या होता है कि एक पौधे के पुष्प से मान लीजिए मेल पार्ट से अगर मान लीजिए लघु बीजाणु या परागकण निकल करके जा रहे हैं, कहां, दूसरे पौधे के पुष्पों में जा रहे हैं, तो मान लीजिए जितने परागकण निकल करके जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है कि जितने परागकण निकल करके जाएंगे सभी के सभी परागकण तो दूसरे पुष्प तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनमें से कुछ तो रास्ते में ही गिर जाएंगे या कि नष्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि परपरागण की प्रक्रिया में अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि स्वपरागण की प्रक्रिया में कम परागकणों की आवश्यकता पड़ती है। तो चारों आसान ही डिफरेंस हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपको तैयार करना है वो है स्वपरागण व परपरागण के मध्य, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो छोटा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार करना है वो है एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज के मध्य डिफरेंस, ठीक है। चलिए एक बीजपत्री बीज की अगर हम बात करते हैं तो एक बीजपत्री बीज की क्या विशेषता है कि हमेशा आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि जो एक बीजपत्री बीज होते हैं ये केवल और केवल एक बीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं। तो एक बीजपत्री जो बीज होते हैं ये एक बीजपत्री पौधों के अंदर पाए जाएंगे
और जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं हमेशा आपको याद रखना है कि ये द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो द्विबीजपत्री बीज द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। पहला तो सिंपल सा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, अब एक बीजपत्री बीज है तो इसमें बीज पत्रों की संख्या भी कितनी होगी, बीज पत्रों की संख्या भी कितनी होगी, एक होगी। कोटिलीडन की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल एक होगी, मोनोकोटिलीडन होगा। वहीं अगर हम द्विबीजपत्री पौधों की बात करते हैं तो इसमें बीज पत्र कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो द्विबीजपत्री पौधा है या द्विबीजपत्री बीज है तो उसमें आपको याद रखना है बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। बीज पत्र आपको पता है दिखाई देते हैं, जैसे ही हम किसी मान लीजिए बीज को जमीन में जब हम गाड़ते हैं तो उसमें से जब वो अंकुरित होता है तो सबसे पहले उसमें से बीज पत्र निकलते हैं। तो बीज पत्र किसी में 2 निकलता है, किसी में 1 निकलता है, उसके आधार पे हम देख सकते हैं। तो एक बीजपत्री पौधों के अंदर क्या होता है, एक बीज पत्र होता है, जबकि द्विबीजपत्री जो बीज होता है उसमें से 2 बीज पत्र हमको दिखाई देते हैं। तीसरा डिफरेंस आपको देखना है कि जो खाद्य पदार्थ होता है एक बीजपत्री बीज में वो भ्रूण पोष में संचित रहता है। किसके अंदर संचित रहता है, एंडोस्पर्म के अंदर, यानी कि भ्रूण पोष के अंदर ही संचित रहता है। जो भी भोज्य पदार्थ होता है एक बीजपत्री बीज का वो भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म के अंदर ही संग्रहित होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं द्विबीजपत्री बीज की तो इनमें जो खाद्य पदार्थ यानी फूड मटेरियल्स जो भी होते हैं वो बीज पत्र के अंदर या तो संग्रहित होते हैं या तो भ्रूण पोष में संग्रहित होते हैं, ठीक है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चौथा और आखिरी डिफरेंस मेन क्या है कि इनमें जो है आपको एक्स्ट्रा एक लेयर दिखाई देती है। एक बीजपत्री बीज के अंदर आपको एक लेयर दिखाई देती है जिस लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरान लेयर। क्या बोलते हैं, एल्यूरान लेयर। और जबकि द्विबीजपत्री बीज के अंदर आपको एल्यूरान परत जो है ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो ये 4 छोटे छोटे डिफरेंस है जिनको आपको तैयार कर लेना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के मध्य अंतर। हो सकता है कि एग्जाम में आपको हिंदी से लिखा मिल जाए कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर लिखिए, तो यहां पे आपको समझना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु जनन। क्या होता है, शुक्राणु जनन। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, जबकि अगर हम बात करते हैं oogenesis की तो इसका मतलब क्या होता है, अंडाणु जनन, ठीक है। तो अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में अगर आपसे अंतर पूछे या आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के मध्य अंतर पूछे तो आपको अंतर जो है आसानी से तैयार कर लेना है। चलिए पहला डिफरेंस आपको क्या तैयार करना है कि अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहां होती है, तो यह प्रक्रिया होती है वृषण के अंदर। किसके अंदर होती है, यह प्रक्रिया होती है वृषण के अंदर यानी कि टेस्टिस के अंदर। जबकि अगर हम बात करते हैं oogenesis की प्रक्रिया की तो यह प्रक्रिया किसके अंदर होती है, तो यह महिला के अंडाशय के अंदर होती है। कहां होती है, ओवरीज के अंदर यानी कि अंडाशय के अंदर होती है। तो पहला डिफरेंस तो आप यही लिखेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया वृषण के अंदर होती है जबकि oogenesis की प्रक्रिया जो है अंडाशय के अंदर होती है। दूसरा डिफरेंस आप लोग क्या लिखेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की क्रिया होती है इसमें किसका निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में आपको लिखना है किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं oogenesis की प्रक्रिया की तो oogenesis की प्रक्रिया के अंतर्गत किसका निर्माण होता है, तो इसमें आपको याद रखना है अंडाणुओं का निर्माण होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो पहला और दूसरा डिफरेंस तो काफी आसान है। पहला डिफरेंस क्या था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वृषण के अंदर संपन्न होती है जबकि oogenesis की प्रक्रिया अंडाशय के अंदर संपन्न होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, oogenesis की प्रक्रिया में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तीसरा डिफरेंस आपको क्या लिखना है, तीसरा डिफरेंस ये है कि इनमें आपको किसी प्रकार से पोलर बॉडी दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। पोलर बॉडी यानी कि ध्रुवकाय, तो पोलर बॉडी या ध्रुवकाय जो है नहीं बनते हैं। अगर आप बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तो इनमें जो है पोलर बॉडी यानी कि ध्रुवकाय जो है नहीं बनते हैं, ठीक है, ध्रुवकाय नहीं बनते। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, oogenesis की, तो oogenesis की प्रक्रिया में अगर एक बार की oogenesis की प्रक्रिया होती है तो उसमें आपको याद रखना है 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक इसमें जो है 3 पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, 3 पोलर बॉडी बनती है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में पोलर बॉडी या ध्रुवकाय नहीं बनते हैं जबकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया में या oogenesis की प्रक्रिया में 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। चौथा और आखिरी डिफरेंस आप लोग क्या लिख सकते हैं
कि अपेक्षाकृत आप देखेंगे जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है, लेकिन जो हमारा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है ये अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया होती है। और अगर हम बात करते हैं अंडाणु जनन की या oogenesis की, तो ये अपेक्षाकृत धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये अपेक्षाकृत धीमी गति से संपन्न होने वाली प्रक्रिया। ठीक है, अपेक्षाकृत धीमी गति से संपन्न होती है। तो बस 4 ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। तो आपने देखा चारों के चारों सरल डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि आप इसमें पहले से ही IMP लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कई बार आपके एग्जाम में ये डिफरेंस पूछा जा चुका है। तो ये डिफरेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डेफिनेट रूप से अच्छे से तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में आपको अंतर यानी कि डिफरेंस बताना है। तो समयुग्मजी को हम बोलते हैं होमोजाइगस और विषमयुग्मजी को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो समयुग्मजी का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई एक लक्षण है, अब उस एक लक्षण के लिए अगर हम 2 जीन ले रहे हैं और दोनों जीन क्या है, समान है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। विषमयुग्मजी का मतलब क्या है? किसी एक लक्षण के लिए अगर हम 2 जीन ले रहे हैं और दोनों जीन कैसे हैं, दोनों जीन मान लीजिए असमान है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विषमयुग्मजी बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस आपको लिखना है कि इनमें एक कारक अर्थात जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी होंगे, मान लीजिए कोई जीन है उसके दोनों युग्म विकल्पी या एलील जो हैं वो समान होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समयुग्मजी। तो समयुग्मजी में क्या होता है कि किसी भी कारक या जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं या तो स्मॉल टी होगा या तो कैपिटल टी कैपिटल होगा, तो दोनों समान है, स्मॉल टी भी सेम है, कैपिटल टी भी सेम है। तो अगर समयुग्मजी है तो इसमें दोनों कारक या एलील क्या होंगे, समान दिखाई देंगे आपको। लेकिन अगर हम विषमयुग्मजी की बात करते हैं तो इसमें एक कारक के जो दोनों युग्म विकल्पी होंगे वो समान नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अगर एक कैपिटल टी है, ठीक है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, ठीक है, तो कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी है तो ये समयुग्मजी तो है नहीं, अर्थात ये विषमयुग्मजी है। एक इसमें कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो दोनों समान नहीं है अर्थात विषम है, तो इसे हम बोलेंगे विषमयुग्मजी। तो समयुग्मजी में आपको याद रखना है कि किसी भी जीन के लिए दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि विषमयुग्मजी में दोनों कारक या एलील क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। दूसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि जनन के समय, जब इनमें जनन होगा तो जनन के समय केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो समयुग्मजी में अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही प्रकार के युग्मक आपको दिखाई देंगे, क्योंकि समान प्रकार के एलील होते हैं इसलिए समान प्रकार के युग्मक आपको बनते हुए नजर आएंगे। जबकि इसमें आप देखेंगे 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो विषमयुग्मजी अवस्था में क्या होते हैं, जो दोनों युग्मक बनेंगे वो 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस भी आसानी से आपको याद हो गया होगा। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि इन समयुग्मजी पौधों में जब हम स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, या आप कह सकते हैं कि जब इनमें हम अंतः प्रजनन कराते हैं, तब इनमें जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनकों के एकदम से समलक्षणी होती है या तो समजीनी प्रकार की होती है। कहने का मतलब ये है कि समयुग्मजी वाले पौधों के मध्य अगर हम मान लीजिए क्या कराते हैं, स्वपरागण आपस में कराते हैं, तो जो संतति बनेगी, संतति मतलब जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी, वो अपने जनक के समान होगी, लक्षण में भी अपने जनक के समान होगी और जीनों की संरचना में भी अपने जनकों के समान होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं विषमयुग्मजी की, तो इनमें अगर हम क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, तो इनमें स्वपरागण होने पर क्या होगा, जो संतति उत्पन्न होगी उनमें प्रभावी लक्षण भी कुछ उत्पन्न होंगे, वह अप्रभावी लक्षण भी कुछ उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संततियां होती है उसमें दोनों के लक्षण व्यक्त होंगे, कुछ तो प्रभावी लक्षण व्यक्त होंगे और कुछ अप्रभावी लक्षण व्यक्त होंगे। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे सारे के सारे लक्षण जो है किसके समान मिल रहे थे, जनकों के समान मिल रहे थे। जीन की संरचना भी कैसे मिल रही थी, जनकों के समान मिल रही थी। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। तो समयुग्मजी व विषमयुग्मजी में आपको 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और तीनों ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार करना है। डेफिनेट रूप से ये भी आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग IMP लगा लीजिए। ये डेफिनेट रूप से जो दोनों इंपॉर्टेंट अंतर, इसके बाद अभी आप एक अंतर डिफरेंस देखेंगे जो लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप के मध्य है, वहां से भी क्वेश्चन आपका आएगा। तो चाहे आपके एग्जाम में यहां से ये वाला डिफरेंस पूछ लिया जाए या तो जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप में, तो दोनों इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इसको भी आप लोग IMP लगा लीजिए और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला डिफरेंस है जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप में अंतर यानी कि डिफरेंस। तो जीन प्ररूप की अगर हम बात करते हैं तो पहला डिफरेंस तो आप यही लिखेंगे
कि जीन प्रारूप जो है जीनों के संरचना यानी कि संगठन को व्यक्त करता है। किसी भी जीव के जीन की संरचना कैसी है, उस संरचना को ही हम बोलते हैं जीन प्रारूप। ठीक है, तो आप जीन प्रारूप में क्या लिखेंगे कि यह जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। अगर जीन प्रारूप की हम बात करते हैं तो यह किसी भी जीवधारी के जो जीन का संगठन है उस संगठन को व्यक्त करता है। जबकि लक्षण प्रारूप आप देखेंगे यह किसी भी जीव के आकार, आकृति, रंग, रूप यानी कि बाह्य लक्षण को व्यक्त करता है। सिंपल सी बात है, यह जीवों के आकार, प्रकृति, रंग, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। तो लक्षण प्रारूप मतलब लक्षण दर्शाएगा, किसी भी जीव का बाहरी लक्षण क्या है उस लक्षण को दर्शाएगा, उसका आकार कैसा है, स्वभाव कैसा है, रंग कैसा है। तो इन चीजों को जो जीवों के लक्षण को दर्शाता है उसे हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप किसी भी जीव के आकार, प्रकृति, रंग, रूप को दर्शाता है, स्वभाव को दर्शाता है। जबकि जीन प्रारूप जो है जीनों के संगठन को दर्शाता है किसी भी जीव के। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप देखेंगे इनमें कि अगर मान लीजिए समान जीनोटाइप है तो समान जीनोटाइप वाले जीवों के फिनोटाइप अथवा लक्षण प्रारूप जो है भिन्न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अगर समान जीनोटाइप है तो समान जीनोटाइप वाले जीवों के फिनोटाइप लक्षण क्या हो सकते हैं? फिनोटाइप लक्षण जो है अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यानी भिन्न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे कैपिटल टी है। अब ये कैपिटल टी है तो ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए लंबे पौधे हैं। वहीं यहां पे अगर मान लीजिए समान जीनोटाइप है, जैसे स्मॉल टी है, तो यहां पे भैया जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप तो यहां पे भी समान है, जीनोटाइप तो यहां पे भी समान है स्मॉल टी, लेकिन यहां पे लक्षण क्या हो गया? यहां पे लक्षण भिन्न हो गया। यहां पे लक्षण क्या हो गया? ये बौने पौधे हो जाएंगे। तो अगर समान जीनोटाइप है फिर भी उनके लक्षण प्रारूप जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यह चीज आपको पता होना चाहिए। सेम उसी प्रकार आप इसमें देखेंगे कि अगर मान लीजिए समान फिनोटाइप वाला कोई जीव है तो उसके जीनोटाइप अथवा जीन प्रारूप जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि अगर समान फिनोटाइप वाले जीवों के जीनोटाइप अथवा जीन प्रारूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे कैपिटल टी है तो भी ये लंबे पौधे हैं। कैपिटल टी के साथ अगर मान लीजिए इनका जीन प्रारूप क्या हो जाए, जीन प्रारूप अलग अलग हो जाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाए, तब भी ये क्या होते हैं? तब भी ये लंबे पौधे ही होते हैं। तब भी ये क्या होते हैं? लंबे पौधे ही होते हैं। तो जीन प्रारूप मान लीजिए समान हो सकता है, भले ही इनका लक्षण प्रारूप क्या हो, अलग अलग हो। तो आप चीज ये भी ध्यान में रखना है कि दोनों चीजें एक दूसरे की उल्टी है। जैसे इसमें क्या है कि समान जीनोटाइप वाले अगर कोई जीव है तो उनके फिनोटाइप लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उसी प्रकार यहां पे समान फिनोटाइप वाले मान लीजिए कोई जीव हैं तो भी उनके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं लक्षण सेम है, ये भी लंबे पौधे, ये भी लंबे पौधे हैं, लेकिन इनका जीन प्रारूप क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। तो यहां पे कैपिटल टी, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि यह वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जो जीन प्रारूप होता है ये वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। वातावरण मान लीजिए चेंज भी हो गया है व्यक्ति का, तब पर भी उसके अंदर का जो जीन प्रारूप है या जीनों का जो संगठन है उसमें बदलाव नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं लक्षण प्रारूप की तो यह वातावरण द्वारा प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी ऐसी जगह में रह रहा है जहां पे ज्यादा ठंडी है, जहां पे धूप बहुत कम है, तो वहां के व्यक्ति क्या होंगे? ज्यादा गोरे होंगे। लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहां से चले जाएं वेस्ट इंडीज में, या कि मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप में जहां की अत्यधिक मात्रा में गर्मी होगी, तो वहां के व्यक्ति आपको अधिकतर काले मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए व्यक्ति का वातावरण परिवर्तित हो जाता है तो लक्षण प्रारूप यानी आकार, आकृति और रंग, रूप, स्वभाव में भी आदमी की परिवर्तन हो जाता है। तो वातावरण से यह प्रभावित नहीं होता है जीन प्रारूप, जबकि लक्षण प्रारूप जो है यह वातावरण से प्रभावित हो जाता है। आखिरी डिफरेंस आपको याद रखना है कि किसी भी जीव का जो जीन प्रारूप होता है वो जीवन पर्यंत एक समान बना रहता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर जीन की संरचना है तो वो जीवन पर्यंत लगभग ओवरऑल समान रूप से ही बनी रहेगी। जबकि फिनोटाइप की अगर हम बात करते हैं लक्षण प्रारूप की, तो वातावरण में मान लीजिए अगर बदलाव आता है तो उस बदलाव के कारण लक्षण प्रारूप में भी बदलाव जो है संभव है। मतलब अगर वातावरण परिवर्तित होगा तो लक्षण प्रारूप जो है बदल सकता है। इसमें यह नहीं है कि लक्षण प्रारूप जो है हमेशा जिंदगी भर एक समान रहेगा। वातावरण अगर चेंज होता है तो लक्षण प्रारूप भी चेंज हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको भी आप लोग आईएमपी लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये भी आपकी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है समजात व समवृत्ति अंगों में अंतर। तो समजात अंगों की अगर हम बात करते हैं
तो समजात अंग जो है उत्पत्ति और रचना में जो समान अंग होते हैं उनको हम बोलते हैं समजात अंग। तो समजात अंग उत्पत्ति एवं रचना में समान होते हैं, जबकि समवर्ती अंगों की अगर हम बात करते हैं तो समवर्ती अंग जो होते हैं ये कार्यों में समानता दर्शाते हैं। इनके उत्पत्ति और रचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन कार्यों में ये समानता दर्शाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही लिख देना है कि समजात अंग जीवों के वे अंग होते हैं जो रचना तथा उत्पत्ति में तो समानता दर्शाते हैं, ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं समवर्ती अंगों की तो ये जीवों के ऐसे अंग होते हैं जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं किंतु कार्यों में समानता दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो यही लिखना है कि ये ऐसे अंग होते हैं समजात अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में समानता दर्शाते हैं, जबकि समवर्ती अंग में आप क्या लिखेंगे कि ये जीवों के ऐसे अंग होते हैं जो कि कार्यों में समानता दर्शाते हैं। दूसरा डिफरेंस आप क्या लिखेंगे कि अगर समजात अंगों की बात करते हैं तो ये अंग जो है बाहर से देखने में अलग अलग प्रकार के दिखाई देंगे। समजात अंग भले ही उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं, लेकिन बाहर से अगर आप इनको देखेंगे तो ये आपको अलग अलग प्रकार से दिखाई देंगे, एक समान दिखाई नहीं देंगे। जैसे अलग अलग आप एग्जाम्पल लेंगे तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उनकी बाहरी संरचना में। तो ये अंग बाहर से देखने में अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं समवर्ती अंगों की तो ये बाहर से समानता प्रदर्शित करते हैं। जो समवर्ती अंग होते हैं ना ये बाहर से समानता प्रदर्शित करते हैं, भले ही उत्पत्ति एवं रचना में समान नहीं होते हैं लेकिन ये बाहर से समानता दर्शाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर हम आंतरिक संरचना देखें तो समजात अंग जो है ये आंतरिक संरचना में समानता दर्शाते हैं, बाहरी संरचना में ये समानता नहीं दर्शाते हैं, लेकिन ये आंतरिक संरचना में समानता दर्शाते हैं। अगर समजात अंग हैं तो वो आंतरिक संरचना में समानता प्रदर्शित करेंगे, और अगर समवर्ती अंग होते हैं तो ये आंतरिक संरचना में पूर्णतः भिन्न होते हैं। इनकी आंतरिक संरचना अगर आप देखेंगे तो ये पूर्णतः इनकी आंतरिक संरचना भिन्न होती है, ठीक है। इसके बाद आप चौथा जो आपका डिफरेंस है उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे अगर आप लिखेंगे एग्जाम्पल किसके, समजात अंगों के, तो आप लिख सकते हैं मेढक के अग्रपाद, इसके अलावा मनुष्य व चमगादड़ के पंख लिख सकते हैं आप, घोड़े के अग्रपाद लिख सकते हैं आप। ये उत्पत्ति और रचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति और रचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ है तो काम करने के यूज में आता है, कई सारे अलग अलग प्रकार के काम कर लेते हैं। घोड़े का अग्रपाद दौड़ने में सहायता करता है। मेढक का अग्रपाद जो है ये क्या करता है, ये भी तैरने में सहायता करता है, चलने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से ये समजात अंग जो है उत्पत्ति व रचना में भले ही समान होंगे लेकिन कार्यों में जो है भिन्नता दर्शाते हैं। जबकि समवर्ती अंगों का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो तितली का पंख हो गया, चमगादड़ का पंख हो गया तथा पक्षी के हाथ हो गए, इसके अलावा पक्षी का पंख हो गया। तो ये सारे के सारे समवर्ती अंगों के एग्जाम्पल हैं। इनकी उत्पत्ति और रचना भले ही भिन्न भिन्न होती है लेकिन सबका काम एक ही है। चमगादड़ का पंख भी उड़ने के काम में आता है, तितली का पंख भी उड़ने के काम में आता है, और जो पक्षी का पंख होता है वो भी उड़ने के काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पक्षी के हाथ की जगह हाथ नहीं लिखेंगे आप, पक्षी का यहाँ पे पंख होगा। तो ये हो गया पक्षी का पंख, तितली का पंख और चमगादड़ का पंख। ये सारे के सारे समवर्ती अंगों के एग्जाम्पल हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अगला डिफरेंस है हमारा खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फूड चेन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी परितंत्र में आप देखेंगे, किसी भी इकोसिस्टम में जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ जो है उत्पादक से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से होते हुए अपघटक तक इनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है। तो उनके स्थानांतरण का जो एक क्रमबद्ध प्रवाह पथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी परितंत्र में जो खाद्य पदार्थ होता है उनके स्थानांतरण पथ को ही हम क्या बोलते हैं, उसके स्थानांतरण पथ को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी इकोसिस्टम है उसमें जो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का पथ होता है यानी जो मार्ग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। वहीं अगर खाद्य जाल की बात करते हैं तो किसी भी इकोसिस्टम में जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती है, संयुक्त होती है, तो ये कई सारे अलग अलग पथों का निर्माण कर देती है जिससे हम बोलते हैं खाद्य जाल। एक जाल जैसी संरचना बन जाती है जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आपस में मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं खाद्य जाल। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो ऊर्जा का प्रवाह पथ होता है वो हमेशा सरल रेखा में होता है, ठीक है। एक सीधी रेखा में आपको दिखाई देगा क्या, किसी भी इकोसिस्टम में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा उसका स्थानांतरण का जो पथ होता है वो हमेशा एक सरल रेखा में होता है। जबकि खाद्य श्रृंखला में कई अलग अलग खाद्य जाल में कई अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं जो है मिल जाती है, जिस कारण से इनका जो प्रवाह पथ होता है वो कई अलग अलग दिशाओं में हो जाता है, ठीक है।
यानी इसमें आप देखेंगे जो ऊर्जा का प्रवाह होता है या खाद्य पदार्थों का जो प्रवाह पथ होता है वो अनियमित होता है, कोई भी नियमित नहीं होता है। मतलब इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि एक खाद्य जाल में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती है, तो अनियमित रूप से इनमें क्या होगा, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा। तीसरा और आखिरी डिफरेंस आप क्या लिखेंगे कि जो प्रवाह पथ होता है, ठीक है, वो हमेशा एक ही दिशा में होता है। जो भोज्य पदार्थों का या ऊर्जा का प्रवाह पथ होता है वो हमेशा एक ही दिशा के अंदर होता है, जबकि खाद्य जाल में आप देखेंगे कि जो प्रवाह पथ होता है ऊर्जा का वो कई अलग अलग दिशाओं में होता है। तो इनमें तीन ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और तीनों इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। तीन ही नंबर में आपसे डिफरेंस जो है ये पूछा जाएगा। तो ये भी वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस लगा लेंगे। ये भी आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से ये भी डिफरेंस पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हमारा अगला डिफरेंस है समष्टि व समुदाय में अंतर, पॉपुलेशंस और कम्युनिटी में आपको अंतर बताना है। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक एरिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ये एरिया है। अब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मान लीजिए एक ही जाति के मान लीजिए जीव निवास कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे समष्टि यानी कि पॉपुलेशन। तो समष्टि या आबादी की अगर हम बात करते हैं तो समष्टि या आबादी जो होती है ये एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। तो कोई मान लीजिए विशेष क्षेत्र है और उस विशेष क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जितने जीव रह रहे हैं उन जीवों के समूह को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे, यानी कि समष्टि बोलेंगे या जनसंख्या बोलेंगे। जबकि समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जंतुओं की समष्टियों के समूह को समुदाय कहते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, एक विशेष क्षेत्र है। अब इस एक विशेष क्षेत्र में मान लीजिए कई अलग अलग प्रजातियां हैं, कई अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, और इन प्रजातियों की क्या है, इन प्रजातियों की जो है मान लीजिए इनके अंदर क्या है, संख्या है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में मान लीजिए कई अलग अलग प्रजातियों का जो समूह है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं भैया समष्टि के बाद समुदाय, ठीक है। तो कई अलग अलग समष्टियां जो है किसी जब एक विशेष स्थान पे निवास करते हैं तो उसे हम बोलते हैं समुदाय यानी कि कम्युनिटी। तो किस सिंपल सा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में किसी एक ही प्रजाति के जीव निवास कर रहे हैं, तो उस एक ही प्रजाति के जितने भी जीवधारी हैं उनके समूह को हम बोलते हैं समष्टि, और कई अलग अलग समष्टियों के समूह को हम बोलते हैं समुदाय। यानी एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी एरिया है, उस एरिया में बहुत सारे जनसंख्या, कई अलग अलग प्रजाति की जनसंख्या निवास कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं समुदाय। यानी कई अलग अलग जब समष्टि मिलेंगे तो एक समुदाय का निर्माण करते हैं। दूसरा डिफरेंस आप लोग को देखना है कि समष्टि में आप देखेंगे केवल और केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है। अंतः जातीय संघर्ष क्या होगा, क्योंकि भैया समष्टि में केवल एक ही प्रजाति के जीव होते हैं, तो जब एक ही प्रजाति के जीवों में जो संघर्ष होता है भोजन को लेकर, जल को लेकर, आवास को लेकर के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भैया अंतः जातीय संघर्ष। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे अंतर जातीय संघर्ष होगा, यहां पे अंतः जातीय संघर्ष नहीं होगा, अंतर जातीय संघर्ष होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे भैया एक ही समष्टि के अंदर कई अलग अलग प्रजातियों का समूह है, तो कई अलग अलग प्रजातियों के समूह में जब जीवन संघर्ष होगा या संघर्ष होगा किसी भी चीज को लेकर के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंतर जातीय संघर्ष। अंतर जातीय मतलब एक से अधिक जातियों के मध्य जब क्या होता है, जब आपस में संघर्ष होता है तो उसे हम बोलते हैं अंतर जातीय संघर्ष। तो अंतः जातीय संघर्ष होगा समष्टि के अंदर क्योंकि इसमें एक ही जाति निवास करती है, और अंतर जातीय संघर्ष होगा किसके अंदर, समुदाय के अंदर, क्योंकि इसमें अलग अलग जातियां निवास करती है। इनमें देखिए आप तीसरा डिफरेंस जो हमारा समष्टि होता है, समष्टि कभी भी अकेले जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। समष्टि जो है जीवित अकेले नहीं रह सकता क्योंकि केवल और केवल एक ही प्रकार के, एक ही जाति के स्पीशीज निवास करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग वातावरण में जब परिवर्तन हो जाए तो ये स्पीशीज नष्ट भी हो सकती है, तो बाकी स्पीशीज तो बचेंगे ही नहीं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा समष्टि है ये कभी भी अकेले जीवित नहीं रह सकता है। जबकि समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में कई अलग अलग प्रकार की जातियां निवास करती है, जिस कारण से समुदाय जो है अकेले जीवित रह सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप लोग तैयार करेंगे कि समष्टि जो होती है ये संपूर्ण इकोसिस्टम यानी कि संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं कर सकती है।
ठीक है, समष्टि कभी भी पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम को प्रदर्शित नहीं कर सकती है, जबकि समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो समष्टि यानी कि कम्युनिटी जो है ये परितंत्र को यानी कि इकोसिस्टम को प्रदर्शित कर सकता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं और ये भी वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इसको भी आप लोगों को तैयार करना है डेफिनेट रूप से। तो ये अंतर भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अभी तक हमने आपको जितने अंतर यहां पे कराए हैं इनमें से 4 से 5 अंतर तो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। पहला अंतर स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के मध्य यानी कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के मध्य। दूसरा जो डिफरेंस हमने आपको कराया है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के मध्य, ये आपसे बनना चाहिए। फिर समयुग्मजीव व विषमयुग्मजीव में अंतर आपसे बनना चाहिए और ये अंतर भी आपसे बनना चाहिए समष्टि व समुदाय के मध्य। इसके पहले भी हमने आपको अंतर कराया खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इनको तो आपको डेफिनेट रूप से तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेट रूप से कोई ना कोई एग्जाम में आपके डिफरेंस आएगा, और अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस आएगा तो इन्हीं 4-5 डिफरेंस में से आएगा। चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन सा है, खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। ठीक है, खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। ठीक है, तो खाद्य एवं जैव उर्वरक में आपको अंतर यानी कि डिफरेंस तैयार कर लेना है। चलिए, तो खाद्य को हम बोलते हैं इंग्लिश में मैनर और जैव उर्वरक को हम बोलते हैं वायो फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? वायो फर्टिलाइजर। तो खाद्य की अगर हम बात करते हैं तो इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। नॉर्मली आप लोग अपने घरों में जो गोबर होती है, जो गाय का आप देखे होंगे कि जो मल होता है उसको हम गोबर कहते हैं। तो जो गोबर से बनने वाली गैस होती है, जो गोबर गैस होती है या गोबर से बनने वाला जो भी हमारा पूरा खाद्य होता है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होती है। और अगर हम बात करते हैं जैव उर्वरक की, तो जैव उर्वरक में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतर होती है, इसके अलावा फास्फोरस ज्यादा मात्रा में होता है तथा पोटेशियम जो है ज्यादा मात्रा में प्रदान करते हैं। तो जैव उर्वरक जो है ये मुख्य रूप से मिट्टी को कौन कौन से तत्व प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, फास्फोरस प्रदान करते हैं, वह पोटेशियम प्रदान करते हैं, क्योंकि ये बने ही इन्हीं से होते हैं। जब आप जैसे नॉर्मली आप देखें जैव उर्वरक के अंतर्गत जैसे आप यूरिया डीएपी का आजकल ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, तो इनको रासायनिक रूप से बनाया जाता है, और जब रासायनिक रूप से इनको बनाया जाता है तो इनको केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है। रासायनिक उद्योगों में केमिकल के माध्यम से इनको बनाया जाएगा। तो जब केमिकल के माध्यम से बनाया जाएगा तो इनमें सोडियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अमोनिया का सूत्र देखते हैं, क्या होता है अमोनिया का सूत्र, क्या होता है NH2CO NH2। तो NH2CO NH2 में आपको नाइट्रोजन दिखाई देगा, कार्बन दिखाई देगा, ऑक्सीजन दिखाई देगा, तो इनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतर होती है। इसके अलावा फास्फोरस होगा, पोटेशियम की मात्रा होती है। तो इनमें जो है जैव उर्वरक से हमें क्या क्या अधिकतर प्राप्त होगा, मिट्टी को अधिकतर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम प्रदान होगा। जबकि खाद्य पदार्थों के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, खाद्य के अंदर जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप देखें, जो नॉर्मल खाद्य होती है इसको हम कहां से तैयार करते हैं, जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय का मल मूत्र हो गया। इसके अलावा जो पौधे के मृत भाग होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पत्ती गिर गई और गिर करके सड़ गई, तो ये भी सब खाद्य ही बनती हैं। तो पौधे और जंतुओं के जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर के क्या बनता है, खाद्य बनती है, यानी कि मैनर बनता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो जैव उर्वरक होता है इनको हम व्यावसायिक रूप से तैयार करते हैं, और कहां तैयार करते हैं, तो व्यावसायिक रूप से इनको हम तैयार करेंगे रासायनिक पदार्थों से। कहां से? रासायनिक पदार्थों से, केमिकल मटेरियल्स को मिला करके हम जो है जैव उर्वरक को तैयार करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि अगर हम खाद का यूज करते हैं, नॉर्मल घरों की खाद का यूज करते हैं, तो मिट्टी को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता है, बल्कि मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। लेकिन अगर आप जैव उर्वरक का मान लीजिए लगातार उपयोग करते हैं, तो इनके लगातार उपयोग से मृदा की उर्वरता में यानी कि भूमि की उर्वरता में क्या आती है, कमी आ जाती है। तो ज्यादा मात्रा में जैसे यूरिया डीएपी का यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, लगातार अगर ज्यादा मात्रा में इनका यूज करते हैं तो डेफिनेट रूप से क्या होगा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होगी। लेकिन अगर हम अपने नॉर्मल देसी खाद का यूज करते हैं तो इससे किसी प्रकार से मिट्टी को नुकसान नहीं होता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है खाद्य एवं जैव उर्वरक में, ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसको भी आप लोग मोस्ट लगा लीजिए और आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आखिरी जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस वीडियो का, वो है पुनर्योगज डीएनए एवं संपूरक डीएनए में अंतर। पुनर्योगज डीएनए को हम बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए, यानी इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आरआरएनए।
जबकि संपूरक डीएनए को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंप्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सी डीएनए। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सी डीएनए, यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए। तो इनमें आपको डिफरेंस देखना है, काफी आसान सा डिफरेंस है, क्योंकि पुनर्योगज डीएनए में क्या होता है कि हम दो प्रकार के डीएनए को आपस में मिलाते हैं और दो प्रकार के डीएनए को मिला करके हम एक नए प्रकार के डीएनए को बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए इसमें एक वाहक डीएनए होगा और एक वंचित डीएनए होगा। तो जब हम वंचित डीएनए को हम वाहक डीएनए के साथ मिलाते हैं तो एक नए प्रकार का डीएनए तैयार होता है, जिसे हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए। जबकि संपूरक डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो संपूरक डीएनए को हम क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास किसी एक व्यक्ति का डीएनए है, उससे हमने एमआरएनए का निर्माण कर रखा है। तो अगर हमको अब एमआरएनए से क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। तो जब हम एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं, यानी कि जब हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, तब उस स्थिति में जो डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। यानी आरएनए से बनने वाला जो डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। पुनर्योगज डीएनए में आपको दो सूत्र दिखाई देंगे, यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको, ऐसे इस प्रकार से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जबकि जो हमारा कंप्लीमेंट्री डीएनए है उसमें केवल एक ही सूत्र होता है, इस प्रकार से। तो जो हमारा पुनर्योगज डीएनए है ये दो सूत्र युक्त होता है, डबल हेलिक्स होता है इसकी स्ट्रक्चर। जबकि संपूरक डीएनए की संरचना कैसी होती है, एकल सूत्री होता है, यानी सिंगल हेलिक्स होता है इसके अंदर। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यह दो विभिन्न जीवों के डीएनए से बना होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि पुनर्योगज डीएनए को हम दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को मिलाकर के बनाते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के अंदर से हम वाहक डीएनए को लेंगे, ठीक है, और किसी एक व्यक्ति के अंदर से हम वंचित डीएनए को लेंगे, यानी यहां पे दो अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह दो विभिन्न जीवों के डीएनए से बना होता है। जबकि यहां पे क्या होगा कि इसके निर्माण में केवल एक ही जीव के डीएनए की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस डीएनए से आरएनए बना है उसी आरएनए को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डीएनए में, तो उसे क्या बोल देंगे हम, कंप्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि संपूरक डीएनए। तो इसमें केवल और केवल एक जीव की डीएनए की आवश्यकता होती है। आखिरी डिफरेंस इनमें आप क्या देखेंगे कि इसके निर्माण हेतु डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये डीएनए है वाहक डीएनए, और दूसरा हमारे पास जो डीएनए है ये हमारे पास है वंचित डीएनए। तो इस वंचित डीएनए को इस वाहक डीएनए के साथ क्या करना है, जोड़ना है यहां पे इस प्रकार से। तो जब डीएनए खंडों को आपस में जोड़ेंगे तभी तो एक नया डीएनए बनेगा। तो दोनों डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। तो इस प्रक्रिया में डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। जबकि इसमें आप क्या देखेंगे, इसके निर्माण हेतु रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। देखिए हमारे पास क्या है, एमआरएनए है, या मान लीजिए आरएनए है। अब इस आरएनए से अगर हम क्या बनाएंगे, आरएनए से अगर हम डीएनए बनाएंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है तो ये एक एंजाइम की उपस्थिति में होती है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होगी और इसमें हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पुनर्योगज डीएनए और संपूरक डीएनए के मध्य, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पे हमने आज की इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहां पे हमने आपको अंतर कवर कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।